डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव, ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज। ईरान की धमकी, नाकाबंदी तक बंद रहेगा हॉर्मुज। ईरान पर गरजे ट्रंप, कहा हॉर्मुज पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी जब तक समझौता नहीं करता ईरान। हॉर्मुज में चरम पर तनाव, ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की। फायरिंग के बाद वापस लौटे जहाज। हॉर्मुज में 15 अन्य भारतीय जहाज अभी भी फंसे। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ी चिंता जताई। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर लगाया आधी आबादी का अधिकार छीनने का आरोप। पीएम बोले, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव, ईरान ने फिर से बंद किया हॉर्मुज। ईरान की धमकी, नाकाबंदी तक बंद रहेगा हॉर्मुज जब तक समझौता नहीं करता ईरान, नाकाबंदी रहेगी जारी, बोले ट्रंप। ईरान पर गरजे ट्रंप, बोले हॉर्मुज पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ट्रंप बोले, ईरान के पास कोई नेतृत्व नहीं। ईरान बोला, अमेरिका पर भरोसा नहीं, हालात बिगड़ सकते हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव कम होने के नाम नहीं ले रहा है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी के जवाब में तेहरान हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद करने की घोषणा की गई है। ईरान ने कहा कि नाकाबंदी जारी रहने तक हॉर्मुज बंद रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है जब तेहरान ने दुनिया के अहम जलमार्ग हॉर्मुज जल जमरू मध्य को फिर से पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला किया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान समझौता नहीं करता तब तक नाकाबंदी जारी रहेगी। पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिर शुरू करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान ने कहा है कि अमेरिका का रुख सख्त है, इसलिए वह तुरंत नई वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि वह अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा, जबकि अमेरिका का कहना है कि वह ईरान पर दबाव बनाए रखेगा। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जुबानी हमला किया। उन्होंने हॉर्मुज को लेकर ट्रंप ने ओवल स्थित दफ्तर में कहा कि वे हमें स्ट्रेट के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ईरान पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि हॉर्मुज को लेकर ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरानी की कमजोरियां फिर से गिनवाई। उन्होंने कहा, ईरान के पास ना नौसेना है ना वायुसेना है, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनसे बात कर रहे हैं। Pretty good news 20 minutes ago, but it seems to be going very well in the Middle East with Iran. We'll know over a little period of time. We're negotiating over the weekend, and as you know, we have the blockade. The blockade's been very successful, and of equal success has been the 5 weeks before the blockade. The combination was pretty lethal, I would say. So we're going to be knowing very shortly. But we're talking over. I expect things to go well. Many of these things have been negotiated and agreed to. Sir, what was the good news that you had 20 minutes ago? Having to do with Iran. Can you tell us anything about No, but you'll hear about it. What are you going to be I talking just think it's something that should happen. It's something that only makes sense to happen. And I think it will. We'll see what happens, but Sir, I think it will. Have you agreed to... You told me on the phone earlier that everything has been agreed to. You told me earlier that everything has been agreed to. Iran was saying something different. So what has been worked out in that time? What? Say something different because, you know, they have people that they have to cater to also. I really don't. I'm just doing the thing that's right. I'm just saying it like it is. And we have a situation, I think, that is going to be very beneficial. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. You cannot let Iran have a nuclear weapon. And that supersedes everything else. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो हॉर्मुज में चरम पर तनाव। ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाजों पर गोलीबारी की। भारत ने ईरानी राजदूत को तलब कर कड़ी चिंता जताई। हॉर्मुज में 15 अन्य भारतीय जहाज अभी भी फंसे हैं। हॉर्मुज में फायरिंग के बाद वापस लौटे जहाज। पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से हॉर्मुज जल मार्ग में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है।
ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जलजमरू मध्य में 2 भारतीय जहाजों समेत 3 जहाजों पर गोलीबारी की और उन्हें जबरन पश्चिम दिशा में वापस मोड़ दिया। हॉर्मुज जलजमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच गोलीबारी की खबरों के बाद 2 भारतीय जहाज वापस लौट गए। ईरानी मीडिया के अनुसार जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। इनमें से एक जहाज इराक से 20 लाख टन तेल लेकर भारत आ रहा था। ईरान सरकार की मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। विदेश मंत्रालय में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतहाली को बुलाकर भारत की नाराजगी से अवगत कराया गया और यह मांग की गई कि हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को जल्द से जल्द वहां से निकालने में मदद करें। हॉर्मुज के पश्चिमी हिस्से में अभी भी 15 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं। अभी स्थिति यह है कि हॉर्मुज से ईरानी नौसेना जहाजों को बाहर नहीं निकलने दे रही है और बाहर अमेरिकी सेना की नाकेबंदी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के नई दिल्ली स्थित राजदूत को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। बैठक में विदेश सचिव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। विदेश सचिव ने याद दिलाया कि ईरान ने पहले भारत जाने वाले कई जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने में सहयोग किया था। तो आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान ने के नई दिल्ली स्थित राजदूत को विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया है। वहीं बैठक में विदेश सचिव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे, जहां रूस से अब और तेल खरीद पाएगा भारत। अमेरिका ने प्रतिबंधों में छूट फिर से बढ़ाई। वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर को नियंत्रित करने का प्रयास। 16 मई तक बढ़ाई गई है छूट। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगी छूट को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब पहले इस छूट को आगे न बढ़ाने के संकेत दिए गए थे। अब इस कदम को ट्रंप प्रशासन का बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने समुद्र के रास्ते सभी रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने की छूट फिर से बहाल कर दी है, जो लगभग 1 महीने के लिए वैध है। यह निर्णय वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है, जिससे भारत के लिए रूस से तेल खरीदना आसान हो जाएगा। यह फैसला वैश्विक ऊर्जा कीमतों को स्थिर रखने और आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने देर रात नया लाइसेंस जारी कर बताया कि अब देशों को 16 मई तक समुद्री मार्ग से रूसी तेल को खरीदने की अनुमति होगी। इससे पहले यह छूट 11 अप्रैल को समाप्त हो चुकी थी। हालांकि इस लाइसेंस में ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया से संबंधित किसी भी लेन देन को शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले का मकसद वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित करना है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। हमारा आत्मबल अजय है, हम हारे नहीं हैं, बोले पीएम। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी की हुंकार। पीएम बोले, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना, बोले पीएम। पीएम ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में भ्रूण हत्या की। कांग्रेस बोली, पीएम का संबोधन गैर राजनीतिक होना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो पाया, मैं सभी माताओं बहनों से माफी मांगता हूँ। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा, मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दलहित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। यह देश के संविधान के अपराधी है, नारी शक्ति के अपराधी है। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी।
लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान बिल पास नहीं हो सका। बिल में लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रस्ताव था। पीएम ने कहा, ये लड़ाई सिर्फ एक कानून की नहीं, उनकी हमेशा नेगेटिविटी सामने आ जाती है। देश की बहनें बेटियां कांग्रेस की मानसिकता का करारा जवाब देकर रहेंगी। कुछ लोग महिलाओं के सपने टूटने को सरकार की नाकामयाबी बता रहे हैं। ग्रेग क्रेडिट का सवाल नहीं था। पीएम ने कहा, नारी शक्ति को अधिकार दिलाने की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। कितनी बहनों ने पत्र के जरिए मुझे सारी बातें बताई हैं। मैं जानता हूं महिलाएं दुखी हैं, मैं भी आपके दुख से दुखी हूं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम के भाषण को तनाव में दिया गया भाषण बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का संबोधन गैर राजनीतिक होना चाहिए था, लेकिन इसमें विपक्ष पर हमला किया गया। सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था, देने के लिए संशोधन का था। ये 40 साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नए अवसर देने, नई उड़ान देने, उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञ था। देश की 50% यानी आधी आबादी को उसका अधिकार देने का साफ नियत के साथ, ईमानदारी के साथ किया गया एक पवित्र प्रयास था। नारी को भारत की विकास यात्रा में सहयात्री बनाने और सबको जोड़ने का प्रयास था। नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है। नारी शक्ति वंदन संशोधन उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी राज्यों की, हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था। और अगली बड़ी खबर को करेंगे, जहां महिला आरक्षण बिल पर राजनीतिक तकरार जारी। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर किया पलटवार। आपको बता दें, संविधान में संशोधन के लिए पेश किए गए विधेयकों पर लगातार 2 दिन चर्चा के बाद लोकसभा से पास नहीं हो सका। लोकसभा में सरकार संविधान का 131वां संशोधन बिल लाई थी। सरकार इसे पास नहीं करा पाई। यह 54 वोट से गिर गया। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर एक दूसरे पर पलटवार किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा कि कांग्रेस के मंच से उनकी महिला सांसद की तरफ से कहा गया कि महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या महिलाएं इस्तेमाल का विषय है? यह एक ऐसी भाषा है जिस देश की नारी दुर्गा, काली, सरस्वती और मां है, उसे इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे यह सुनकर हैरानी हुई कि आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में यह कहा गया कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं जो 2023 में पास हुआ था और जिसमें परिसीमन का जिक्र है। लेकिन कांग्रेस के दोहरे रवैये को देखिए, वे कहते हैं कि उन्हें इस प्रक्रिया के लिए किए गए वादे और इंतजामों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर, संसद पर और देश की महिलाओं पर कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, लोकसभा में जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण के जरिए सत्ता में बने रहने की साजिश रच रही थी। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल पर गिर गया। सत्ता पक्ष हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बना सकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उन पर लगा यह काला धब्बा कभी नहीं मिटेगा। यह संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को सीटें देने का एक ऐतिहासिक विधेयक था। इसका विरोध करने का क्या कारण हो सकता है? यह देश के लिए एक काला दिन था।
saying very, very clearly, and we will say this from every platform, we will say this in every state, not just the Congress party, but every party of the India Alliance will say it very, very clearly. Bring that 2023 legislation which was passed, make whatever change you want to get it done by 2029, we will fully support it. सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। They said they were trying to pass a bill for women's representation, but hidden behind that bill was a diabolical idea. They wanted to weaken the South Indian states, weaken the northeastern states, and weaken smaller states. मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं। जहां महाराष्ट्र के अमरावती जिले के परतवाड़ा में सामने आए यौन शोषण मामले में 15 वर्षीय किशोरी ने आगे आकर शिकायत दर्ज कराई। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए अन्य पीड़िताओं से भी बिना डर सामने आने की बात की है। मंत्री ने बताया कि नागपुर की रहने वाली इस नाबालिग पीड़िता का बयान दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी अयान अहमद, तनवीर अहमद सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अयान को 21 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क और टैबलेट जब्त किए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। 11 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाबालिग लड़कियों के अश्लील वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी। अब तक कोई पीड़िता सामने नहीं आई थी, लेकिन यह 15 वर्षीय किशोरी इस मामले में पहली शिकायतकर्ता बनी है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अयान अहमद ने कथित तौर पर कठोरा रोड स्थित एक किराए के फ्लैट में पीड़िताओं का शोषण किया। इसके अलावा वह अचलपुर, परतवाड़ा के कैफे और बज्झर बांध के पास स्थित एक बगीचे में भी उनसे मिलता था। मामले की जांच विशेष जांच दल कर रही है। बावनकुले ने कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है और देश में कहीं भी छिपे आरोपियों को पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है, यदि किसी के पास इस मामले से जुड़े साक्ष्य हैं तो वे पुलिस या एसआईटी के साथ साझा करें। अमरावती पुलिस अधीक्षक के साथ, एसपी के साथ और सीपी के साथ बैठकर ये जो केस है, ये केस को कहाँ तक अभी पुलिस आई है और पुलिस ने अभी आगे क्या कार्रवाई करने के लिए सोची है, इसकी हमने सारा समझ लिया है। पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। सही मायने ये गुना तो पुलिस ने दाखिल कर लिया है। कोई इसमें स्टेटमेंट करने के लिए कोई विक्टिम नहीं आया है और कोई किसी ने यहाँ पे गुना दाखिल नहीं किया है। पुलिस ने सुमोटो सोशल मीडिया के ऊपर से ये जो उनको मालूमात हुई है उस पर गुना दाखिल हुआ है। गुना भी गंभीर दाखिल हुआ है। 8 आरोपी को यहाँ पर पकड़ा गया है और इसमें 7 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक हार्ड डिस्क और एक टैब मिला है, जो फॉरेंसिक इसका जांच करने के लिए गया हुआ है। जल्दी वो आएगा, उसमें से सारी बातें खुलेगी। आज एक लड़की ने बयान देने के लिए मान्य कर लिया है, उसका बयान चालू है पुलिस के साथ। इस खबर की तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
सर्वजीत, इस यौन शोषण कथित मामले में जैसा बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी सहित 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, तो ये गिरोह कहां तक फैला है, कब से ये गिरोह चल रहा है, काम कर रहा है? जिस तरह से अयान अहमद को जो गिरफ्तार किया है पड़ताल पुलिस में जो मामला दर्ज करने के बाद, हालांकि इसमें शिकायतकर्ता कोई नहीं था, वो जो है महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल ने इसकी शिकायत की थी। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच की गई। जांच में मामला सामने पाया गया कि इसमें कई लोग इसमें शामिल हैं जो प्यार और जिसमें दोस्ती और उसके बाद ब्लैकमेलिंग के नाम पर जो है वो ठगी का शिकार करते थे। हालांकि इसमें कई उसके वीडियोज भी सामने आए हैं, कई लड़कियों के साथ ऐसा यौन शोषण के आरोप भी लगे हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पे एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो उनको इक्विपमेंट जो जब्त किए गए हैं उसमें कई वीडियोज भी मिले हैं। हालांकि वीडियोज की जांच की जा रही है, कुछ वीडियोज डिलीट भी किए गए हैं, तो फॉरेंसिक्स जो टीम उन्हें रिकवर कर रही है और वीडियोज के आधार पर जिस तरह से पूरे मामले की जांच की जा रही है। और पुलिस ने लोगों से अपील भी की है, जो एसआईटी जो टीम है वहां पे एक महिला पुलिस जो है कर्मचारी को रखा गया और वो उनसे वहां पर उनका नंबर शेयर किया गया है, और ताकि कोई पीड़िता हो तो उन्हें गोपनीय तरीके से वहां से उनसे संपर्क कर सके, ताकि जो अयान अहमद है उसे कड़ी से जो है उसमें सजा दिला सके। हालांकि इस मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन पुलिस को शक है कि इस पूरे रैकेट में और भी लोग सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो अमरावती के एक ही फ्लैट में ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता था, जिसके बाद उसे दोस्ती की जाती थी, जिसके बाद मुंबई और पुणे जैसे जगहों पे घुमाने के लिए, मतलब ट्रैवल के लिए जाता था और कई ऐसे घटना को अंजाम दिया गया था। तो पूरे मामले की एसआईटी जांच कर रही है। देखना है कि एसआईटी की जांच में जो डिलीटेड जो डाटाज हैं उसे रिकवर करके और कई नाम सामने आते हैं कि नहीं, उसमें पूरे मामले की जांच की जा रही है। और वहीं विपक्ष की तरफ से भी जो है आरोप लगाए गए हैं और इस पे पूरे मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी हरकत जो जिस तरह से की जा रही है और जो बहलाया फुसलाया जा रहा है प्यार के नाम पर, जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है, इस पे जो है अपना प्रतिबंध लगा सके। हालांकि पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है। जांच में क्या नाम सामने आते हैं ये देखना है। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा चारधाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में पूजन और बसों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। 19 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू होगी, जिसके लिए ऋषिकेश में 30 ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर और मोबाइल टीमें सक्रिय हैं। चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए परिवहन विभाग की ओर से भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की गई। चारधाम यात्रा के लिए सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि अब पूरी तरह तैयार है। ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। चारधाम यात्रा पंजीकरण प्रभारी प्रेमानंद ने बताया कि सुबह 6 बजे से सभी 30 काउंटरों पर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इनमें 24 काउंटर ट्रांजिट कैंप में और 6 काउंटर आईएसबीटी से खुले हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 150 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। सबसे पहले नेपाल से आए 30 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। यात्रा प्रशासन के विशेष कार्याधिकारी पीपी नौटियाल ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। एसडीएम ने भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ सफाई दुरुस्त करने व ट्रांजिट कैंप में कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि यात्रा के दौरान कई डग्गामार वाहन संचालित होते हैं, इनको रोकने के उपाय किए जाएंगे। इस पर एआरटीओ प्रवर्तन रश्मित पंत ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान जिन वाहनों को उसी दिन की टोल पर्ची होगी, उनका एक ग्रीन कार्ड बनाया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।